आपका वेलकम है आशीष विषय में। तो आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेंडल के नियम, लॉ ऑफ मेंडल। ठीक है, तो मेंडल के नियम की बात करें, मेंडल ने 3 नियम दिए। ठीक है, मेंडल ने आनुवांशिकता से संबंधित 3 नियम दिए। तीनों नियम लिख देंगे, एक एक कर डायरेक्ट लगाते चले जाएं। ठीक है, तो मेंडल 3 नियम दिए। कौन कौन से नियम थे? पहला नियम था आपका प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। और दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन। अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यह तीनों के तीनों पूछे गए हैं। मेंडल के नियम लिखिए, कम से कम 7 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। मटर के पौधे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, पहला नियम दिया प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो 3 और तारा एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो पहला कॉपी पे लगाओ प्रभाविता का नियम। अब हम देखेंगे प्रभाविता का नियम। देखो प्रभाविता का नियम क्या कहता है। कल हमने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या किया था? 2 प्रकार के पौधे लिए थे। एक लिया था शुद्ध लंबा पौधा, लिया था कि नहीं लिया था? शुद्ध लंबा पौधा। और एक लिया था क्या? शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, शुद्ध लंबा पौधा क्या था? डबल टी। ठीक है, ये छोटा टी, छोटा टी। तो प्रभाविता का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधे, ये क्या है? जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है। ठीक है, क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है। निषेचन को ही संकरण बोलते हैं। मेंडल ने अपनी शब्दावली में परिवर्तन किया था। ठीक है, तो जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है, तो संतान मिलेगी। सीधी सी बात है, यहाँ से टी आएगा, एक टी यहाँ से आएगा। ये कौन सी पीढ़ी है? पहली पीढ़ी, पहली पीढ़ी। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में उन्होंने कौन सा लक्षण देखा? देखो 2 प्रकार के पौधे थे, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने। जब संकरण कराया तो जो पौधा मिला, पौधा कैसा था? लंबा पौधा था। कैसा पौधा था? वो पौधा था क्या? लंबा पौधा, लंबा पौधा था। अब आप कहोगे बौनापन कहाँ चला गया? सीधी बात है। ठीक है, तो आपको ये लंबा पौधा मिला, वो दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रभावी लक्षण। जो बौनापन है वो दिखाई नहीं दे रहा था, उसे हम क्या बोलेंगे? अप्रभावी लक्षण। लिखाया है मैंने, जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण बोलते हैं, जो लक्षण दिखाई नहीं देता उसे क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम कहता है, आप लिखना, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। ठीक है, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। देखो कराया, निषेचन, निषेचन। हाँ, केमिस्ट्री ना पहुंचे। ठीक है, जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है। तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा जो लक्षण दिखाई नहीं देता है
उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण कहते हैं। हाँ, प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दे रहा है उसे प्रभावी लक्षण बोलेंगे, और जो लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? अप्रभावी लक्षण बोलेंगे। ठीक है, इसे ही कहते हैं, आप लिखना, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम बोलते हैं। कहीं पर ही समस्या हो तो पूछें और नोट करें। अब आप डालेंगे पृथक्करण का नियम, दूसरा वाला। ये दूसरा नियम है। ठीक है, पृथक्करण का नियम। उसे लास्ट टाइम नहीं की। पृथक्करण का नियम क्या होता है? ध्यान से देखना। देखो, जो आपको पहली पीढ़ी में पौधा मिला है, जो आपको पहली पीढ़ी में पौधा मिला है, इसका क्या करा दो? स्वपरागण करा दो। जो पहली पीढ़ी में पौधा मिला है इसका क्या करा दो? स्वपरागण, यानी इसी जैसे के संग क्या करा दो? स्वपरागण करा दो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? दूसरी पीढ़ी मिलेगी। क्या मिलेगी? दूसरी पीढ़ी मिलेगी। तो दूसरी पीढ़ी में जो पौधे मिलेंगे, दूसरी पीढ़ी में जो पौधे मिलेंगे वह एक निश्चित अनुपात में अलग अलग हो रहे होंगे। मतलब शुद्ध लंबा पौधा आपको अलग मिलेगा, शुद्ध बौना पौधा आपको अलग मिलेगा, और शुद्ध संकर पौधा आपको अलग मिलेगा। इसे हम क्या बोलेंगे? पृथक्करण का नियम बोलेंगे। ठीक है, तो आप लिखना, क्या लिखोगे? कैमरा नीचे थोड़ा और किया गया, देखो आप लिखना। ठीक है, जब पहली पीढ़ी के पौधों के बीच स्वपरागण कराया जाता है। ठीक है, जब पहली पीढ़ी के पौधों के बीच स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में पौधों का पृथक्करण एक निश्चित अनुपात में होता है। निश्चित अनुपात में होता है। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम कहते हैं। जब पहली पीढ़ी के पौधों के बीच स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में जो पौधों का पृथक्करण है एक निश्चित अनुपात में आपको प्राप्त होगा। उसे हम क्या बोलेंगे? पृथक्करण का नियम कहते हैं। कैमरा थोड़ा और ऊपर किया गया। ठीक है, देखें। और लास्ट है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखो क्या कहता है। देखो, तो मेंडल जी ने क्या किया, इसमें दो लक्षणों पर अध्ययन किया। पहला आपने देखा एक एक लक्षण लिया था, यानी उन्होंने सिर्फ पौधे की लंबाई ली थी, एक छोटा पौधा एक बौना पौधा। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में उन्होंने एक साथ दो लक्षणों का अध्ययन किया। मतलब शुद्ध लंबे तो पौधे लिए, शुद्ध लंबे पौधे लिए, मतलब शुद्ध लंबा, ये आपका शुद्ध बौना, ये एक लक्षण है। ठीक है, इसमें खाली लंबाई देखी जा रही है। इन्होंने इसी के साथ एक चीज और देखी, शुद्ध लंबा पौधा लंबाई का अध्ययन किया और बीज के आकार के बारे में पढ़ा। मतलब ये शुद्ध लंबा पौधा ले लिया, इसी के साथ में उन्होंने ले लिया क्या? शुद्ध गोल बीज वाला। एक तो लंबा है और उसका बीज कैसा है? गोल, प्रॉपर गोल। ठीक है, और दूसरे में क्या किया उन्होंने? शुद्ध बौना है और उसका बीज कैसा है? झुर्रीदार। ठीक है, आर दिखा रहा है क्या? झुर्रीदार, यानी आर बड़ी आर क्या दिखा रहा है? शुद्ध गोल बीज, शुद्ध गोल
बीज, ठीक है। जो आर क्या दिखा रहा है, झुर्रीदार, झुर्रीदार बीज, ठीक है। बीज नहीं, बीज, बीज, बीज जलेबी, ठीक है, ठीक है। तो इस वाले नियम में उन्होंने एक साथ दो लक्षणों का अध्ययन किया, पौधे की लंबाई का और बीज के आकार का भी, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब ये था। तो स्वतंत्र फ्यूजन का नियम कहता है, देखो मैं लिख रहा हूँ फिर देखना क्या समस्या है, ठीक है। जब दो जोड़ी विपरीत, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, कराया जाता है तो उनका पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र फ्यूजन का नियम कहलाता है। ठीक है। तो स्वतंत्र फ्यूजन के नियम में उन्होंने क्या किया, इन्होंने जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, ठीक है। तो ये संतान उत्पन्न होती हैं, उनका जो पृथक्करण और चयन है स्वतंत्र रूप से हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्र फ्यूजन का नियम बोलते हैं, ठीक है। अब आ रहे हैं ठीक है। अब आप बैठे आ रहे हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण आज, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण बात करें, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने जोड़ी पाए जाते हैं, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी, 23 जोड़ी, ठीक है। तो आप लिखना मनुष्य में 23 जोड़ी, और जोड़ा तोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 5 जोड़ी चप्पल। आप 5 जोड़ी चप्पल लेकर आए तो कुल मिला कितनी चप्पल हुई, चप्पल गिनोगे तो कितनी हो जाएंगी, 10 चप्पल होगी क्या नहीं होंगी, जोड़ी का मतलब 2, 5 जोड़ी में, हाँ मैं कह रहा हूँ 5 जोड़ी चप्पल लेकर आओ हैं, ले आए आप चप्पल। अब मैं चप्पल को गिनो तो 10 ही तो निकलेगी। इसी के बाद 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, और जोड़ा तोड़ूंगा एक एक करे गिनूंगा तो कितने होंगे, 40 नहीं होंगे, यही तो बात है। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। 11:30, वाह वाह वाह। जोड़ी टोरोगे, जोड़ी अब 30 जोड़ी गुणसूत्र का मतलब 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र समझ रहे हो। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें
इसमें 22 जोड़ी, इसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र को समजात गुणसूत्र कहते हैं तथा एक जोड़ी गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। कहते हैं जो नर तथा, ऐसे लिखते हैं, जो पुरुष तथा स्त्री में अलग होती है। देखो बात करें, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र को हम क्या बोलेंगे, समजात गुणसूत्र कहेंगे, ठीक है। और एक जोड़ी गुणसूत्र को हम कहेंगे क्या, लिंग गुणसूत्र, जो स्त्री और पुरुष में क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ, तो बात करें, देखो मान लीजिए इधर आपके क्या है, फादर, FATHER, ठीक है। इधर कौन है, मदर, MOTHER, THER, सही है। इधर फादर है, इधर मदर है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। देखें, फादर क्या है, एक प्रकार के पुरुष ही तो हैं, तो इनमें गुणसूत्र होता है क्या, XY, क्या होता है, XY। और मदर यानी स्त्री है, इनमें गुणसूत्र होगा क्या आपका, XX, ठीक है। तो समझा, समयुग्म जी और विषम युग्म जी बात करें, ये कौन है, विषम युग्म जी, ये समयुग्म जी, ठीक है। वापस करियो, ठीक है। ये क्या है, इसे ये क्या है, लिंग गुणसूत्र, ये क्या है, जो फादर में लिंग गुणसूत्र क्या है, XY, मदर में कौन है आपके, XX, लिंग गुणसूत्र, ठीक है। अब ध्यान से देखना, संतान कैसे निर्धारित होगी, देखना, फादर यानी पिताजी, मदर यानी मम्मी जी, ठीक है। चलो, फादर तुम्हारे पुरुष है और मदर तुम्हारी स्त्री होते, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, ये कहाँ है, लिंग गुणसूत्र है, इनमें XY होते हो, इनमें XX होते हो। अब देख, ध्यान से देखियो, अब कंडीशन है, लड़का लड़की कैसे होगी, देखो ध्यान से देख लो। और मान लो तुम्हारे पिता फादर ने गुणसूत्र कौन सा भेजो, X गुणसूत्र भेजो, ठीक है, ठीक है। और मम्मी पिता दोनों ही एक जैसे हैं, तब तो X ही भेजेंगे, ठीक है। इनने भी X भेजो, ठीक है। तो ये संतान मिलेगी, क्या होगी, तुम्हारी लड़की हो गई, क्या हो गई, लड़की हो गई। इनके पास चांस है। अब मान लो कि अब की बार क्या भेजो इनने, बाई भेजो। अब कितनी का भेजो ना, बाई भेजो, मनते तो X ही आ गया, ठीक है, यानी XY, सही है। आगे पीछे लिख रहा है, ऐसा कर लिख लो, सही है। तो जी का होगा, तुम्हारा लड़का होगा, ठीक है। तो लड़का या लड़की होना किन पे निर्भर कर रहा है, पिताजी पे या माताजी पे, माताजी तो XX ही भेज रही हैं, लेकिन जो संतान का लिंग है पिता पर निर्भर कर रहा है। अगर ये X भेजेंगे तो लड़की हो जाएगी, अब Y भेजेंगे तो लड़का हो जाएगा, सीधे। तो आप लिख लेना एक लाइन में, यहाँ पे लिखा था, हाँ, संतान का लिंग, संतान का लिंग पिता पर निर्भर करता है, ना कि माता पर। नहीं, लड़का होगा कि लड़की होगा, ये किस पर निर्भर करेगा, फादर पर, ना कि माता पर, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जो मनुष्य है उसमें आपके 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। जो 22 गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, वह फादर और मदर में क्या होते हैं, समान होते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र बोलते हैं। और जो एक गुणसूत्र है उसे हम क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, जो फादर और मदर में अलग अलग होता है।
फादर में लिंग होता है एक्स वाई और मदर में होता है एक्स एक्स, ठीक है। जब एक्स देंगे वो भी एक्स देंगे तो लड़की हो जाएगी, जब ये वाई देंगे और वो एक्स देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका लड़का हो जाएगा। तो लड़का या लड़की होना किस पर निर्भर कर रहा है, पिताजी पर, ठीक है। तो नोट करें, यही है आपकी लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। इतना लिख देना, नंबर ले लेना, नोट करें। अब आप देखें डीएनए, डीएनए फुल फॉर्म की बात करें, डी का मतलब होता है, डी का मतलब डीऑक्सी, इसको बोलते हैं न्यूक्लिक, इसको बोलते हैं एसिड, एसिड यानी अम्ल, ठीक है। तो फुल फॉर्म हुई थी क्या, डीऑक्सी, इंग्लिश में लिखते हैं डीऑक्सी, ठीक है। देखो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। ये फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। ये फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। ये क्या है, यह आनुवांशिक पदार्थ है, यह क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, जो क्या करता है, जो आनुवांशिक लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा देता है, बस, ठीक है। जो क्या कहता है, जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, ठीक है। जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, ये आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, खोज फ्रेडरिक मिशन ने की थी, ठीक है, ऐसे की डीएनए की, नोट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।